हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक हो गया है जनरल इंजीनियरिंग का। एक्चुअली ये जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और 1 से 40 तक फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम वीडियो बना चुके हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन में। को जेनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबाइंड हीट एंड पावर। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। कंबाइंड हीट एंड पावर मतलब को जेनरेशन किसको बोलते हैं। पावर प्लांट में क्या होता है कि कोयला से हम लोग क्या करते हैं, एक तो कोयला से हम लोग क्या करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसका भी एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि कोयला को पहले हम लोग क्रश करते हैं, छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस कोयला को गर्म करके, बॉयल करके, बॉयलर के थ्रू इसको हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन पे डालते हैं। इसके बाद टरबाइन रोटेट होता है, मतलब एनर्जी जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी। इसके बाद उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं। ये सारा प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी का यूज होता है। तो जो हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी जो यूज होता है, उसमें हम लोग 35% एनर्जी ही यूज कर पाते हैं। 35% एनर्जी ही पावर में कन्वर्ट होता है। बाकी जो 65% एनर्जी होता है वो लेस लॉस्ट होता है, ठीक है। तो द मेजर सोर्स ऑफ लॉस ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द एटमोस्फेयर थ्रू द कंडेंसर एंड बॉयलर कूलिंग, सॉरी कंडेंसर एंड कूलिंग टावर। कूलिंग टावर के द्वारा क्या हो जाएगा, हीट जो होता है वो रिजेक्टेड हो जाता है। अब इसी रिजेक्टेड हीट को यूटिलाइज करके किसी और टर्म में हम लोग किसी और चीज से यूटिलाइज करके उससे हम लोग फिर से क्या करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वही जो होता है, बाय यूटिलाइजिंग दिस वेस्ट हीट एनर्जी ऑफ पावर प्लांट इन कंबाइंड विथ हीटिंग प्रोसेस ऑफ सेम पावर प्लांट और another power plant, we can improve the overall efficiency of the system. This concept or process of utilizing waste heat energy to improve the overall efficiency of the system is called cogeneration, and such cycle is called combined heat and power cycle. I think आपको समझ में आ गया होगा। आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं। देखिए ये फ्यूल जो है ये टरबाइन पे गया। फ्यूल में क्या आ जाएगा कि फ्यूल में यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस हुआ होगा। कोयला जो है पहले कोल हैंडलिंग प्लांट में आया, उसके बाद इसको हम लोग क्रश किए, ठीक है। क्रश करने के बाद इसको बॉयलर में डाले, बॉयलर में डालने के बाद क्या होगा, ये फुल फ्यूल जो है टरबाइन में गया। टरबाइन पे जैसे ही गया, यहाँ से जो हीट है वो एग्जॉस्ट हो गया, मतलब यहाँ से कुछ वेस्ट हीट इधर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो जो टरबाइन रोटेट हुआ उससे हम लोग क्या, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर वहां पे लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए। वो इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर ग्रिड में जाएगा या फिर बिल्डिंग और किसी चीज में जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेस्ट हीट हुआ ये इधर से फिर से इसको रिसर्कुलेट करके हम फिर से उसको पावर प्रोड्यूसिंग में यूज कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड हीट एंड पावर सर्किल। इसी को हम लोग बोलते हैं को जनरेशन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 41 का डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 42 इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स आर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नंबर ऑफ होल्स जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है, नंबर ऑफ होल्स जो होता है वो लेस देन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं हम इसको कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला चीज सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर वैसा मटेरियल है जो कि कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर दोनों के बीच में प्रोड्यूस करता है। मतलब जो कंडक्टिविटी मेटल प्रोड्यूस किया और जो कंडक्टिविटी इंसुलेटर प्रोड्यूस किया ये तो नहीं करता है। तो ये दोनों के बीच का जो पोर्शन हो गया वो सेमीकंडक्टर हो गया। लिखा भी हुआ है यहाँ पे, द सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल्स व्हिच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर, जनरली मेटल्स को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर भी बोल देते हैं इसको, सच एज सिरामिक्स। तो ये दोनों के बीच का जो मटेरियल हो गया उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलेंगे। द सेमीकंडक्टर कैन बी compounds such as gallium arsenide और pure element such as germanium और silicon, ये क्या आ जाएगा आपका सेमीकंडक्टर में आ जाएगा। फिजिक्स एक्सप्लेन द थ्योरी प्रॉपर्टी एंड मैथमेटिकल अप्रोच गवर्निंग द सेमीकंडक्टर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम, सिलिकॉन आर द सम ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर। ये सब सभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये मैकेनिकल और सिविल वाले थोड़ा सा ध्यान से देखें। इलेक्ट्रिकल वाले को तो इजीली ये समझ में आएगा। सिलिकॉन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशन एंड गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड इन सोलर सेल्स, और लेजर बॉडी में हम लोग गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं।
ये हो गया सेमीकंडक्टर। वही चीज सेम यहाँ पे हम बताए हुए हैं कि मटेरियल प्रोडक्ट यूजुअली कंप्राइज्ड ऑफ सिलिकॉन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर देन द इंसुलेटर बट लेस देन द प्योर कंडक्टर, उसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर यूजुअली वेरी स्मॉल एंड कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस कैन बी फाउंड इन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसा कि सेल फोन में आपको सेमीकंडक्टर देखने को मिल जाएगा, कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर देखने को मिल जाएगा, अप्लायंसेस में और मेडिकल इक्विपमेंट में सेमीकंडक्टर मिलता है। अब सेमीकंडक्टर कितना टाइप का होता है, तो सेमीकंडक्टर दो टाइप का हो जाएगा। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको कि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको कि हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इसमें भी दो टाइप का है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए, एक आता है होल्स और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या है। होल्स और इलेक्ट्रॉन, तो होल्स जो होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन जो होता है, दोनों चार्ज पार्टिकल है। चार्ज एक तरह से मानते हैं चार्ज पार्टिकल्स है, जिसके कारण की करंट का फ्लो होता है, जिससे क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट होता है। तो होल्स जो होता है, होल्स जो होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं होल्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे हम लोग कहते हैं Na+, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स क्या डिनोट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये माइनस करते हैं, जो इसका वैलेंसी होता है, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, उससे हम लोग माइनस करते हैं अगर प्लस दिया हुआ है तो, और नेगेटिव दिया हुआ है तो प्लस करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और होल्स जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है। An intrinsic semiconductor, an intrinsic type of semiconductor material is made to be very pure chemically. It is made up of only a single type of element. It is made up of single type of element. जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसका जो थ्योरी है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो टोटल करंट होता है वो करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट ऑफ होल्स के बराबर होता है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें अगर इम्प्योरिटीज ऐड हो गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो ये एक एटम में 10⁻⁷ में एक एटम अगर ऐड कर दिए तो डोपेंट एटम हो गया, ठीक है। अब इसमें जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो दो टाइप का हो गया, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मेजॉरिटी में होता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजर पोर्शन में है, और होल्स जो है वो माइनर है। होल्स जो है माइनॉरिटी। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ होल्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो ज्यादा होगा नंबर ऑफ होल्स से। क्वेश्चन में इसी से पूछा हुआ है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या पूछा है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स आर लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ होल्स आर लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारा चीज, मेजॉरिटी जो कैरीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी जो होगा वो होल्स होगा। ये इंटायरली न्यूट्रल होता है, ठीक है, मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो ये सारा चीज आप देख सकते हैं। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन, जिसका जो संपूर्ण एक्सप्लेनेशन है वो जब हम इलेक्ट्रिकल का जब सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे उसमें। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, मेनली ड्यू टू होल्स होगा। इसमें जो मेजॉरिटी होगा वो नंबर ऑफ होल्स जो होगा वो ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख भी सकते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज आर यूज्ड फॉर डोपिंग। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम लोग यूज करते हैं डोपिंग में, और इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं एन टाइप में। द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, दिस इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज। एक्सेप्टर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो होल्स होता है मेजर होता है। होल्स जो होता है मेजर होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो होल्स में फील करेगा, इसलिए क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव होता है, इसमें क्या होगा, ये देगा, ये डोनर इम्प्योरिटी, इसमें डोनर का कौन मेजॉरिटी होगा इसमें। तो ये क्वेश्चन हो गया। एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, कहाँ कहाँ पर हम लोग
करते हैं, तो दे आर यूज इन 3D प्रिंटिंग मशीन। 3D प्रिंटिंग मशीन में सेमीकंडक्टर होता है। टेम्परेचर सेंसर आर मेड विथ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। माइक्रोचिप्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में सेमीकंडक्टर यूज होता है। कैलकुलेटर में हम लोग सेमीकंडक्टर, सोलर प्लेट्स में, कंप्यूटर्स में एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर में हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारा जो हो गया इसका एवरीडे लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर का यूज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन अ स्टीम पावर प्लांट। तो स्टीम पावर प्लांट में हम लोग कौन सा साइकिल यूज करते हैं, रैंकाइन साइकिल यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा साइकिल यूज करते हैं हम लोग, पावर जनरेटिंग डिवाइस। पेट्रोल इंजन में ऑटो साइकिल यूज करते हैं, ये आप याद रखिएगा। डीजल इंजन में कौन सा साइकिल यूज करेंगे, डीजल साइकिल यूज करेंगे। स्टीम टरबाइन में कौन सा साइकिल यूज करेंगे, रैंकाइन साइकिल यूज करेंगे। गैस टरबाइन में जूल साइकिल यूज करेंगे। और हाइपोथेटिकल इंजन में हम लोग कौन सा साइकिल यूज करेंगे, कार्नोट साइकिल। फर्स्ट पार्ट में इसका थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है फर्स्ट पार्ट के वीडियो में, तो वहां से आप देख सकते हैं जाके, ये भी याद रखिएगा आप। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ISMB इज नोन एज। तो ISMB जो है ये स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले, थोड़ा ध्यान से देख ले इसको कि ISMB क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम को हम लोग बोलेंगे ISMB। ठीक है, इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, ये कौन से टॉपिक में आता है, रोल्ड स्टील सेक्शन में आता है। रोल्ड स्टील सेक्शन क्या होता है, जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग, स्टील स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होता है वो स्टील का होगा। ठीक है, उसमें स्टील का मेंबर होगा, आई सेक्शन होगा, चैनल सेक्शन होता है, टी सेक्शन होता है। तो इस टाइप का मेंबर हम लोग यूज करते हैं। इस स्टील, ये स्टील और ये जो हम लोग रिइंफोर्समेंट में स्टील यूज करते हैं, जो कंक्रीट में यूज करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। ये आपका बार के फॉर्म में आता है, ठीक है, और ये आपका प्लेट के फॉर्म में आता है, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन और टी सेक्शन के रिस्पेक्ट में। दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा माइल्ड होता है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे देखिए रोल्ड स्टील सेक्शन क्या होता है, द स्टील सेक्शन मैन्युफैक्चर्ड इन रोलिंग मिल्स एंड यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर आर नोन एज रोल्ड स्टील स्ट्रक्चरल सेक्शन। जो रोलिंग मिल में स्टील सेक्शन मैन्युफैक्चर्ड होता है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर यूज करते हैं, उसी को रोल्ड स्टील स्ट्रक्चरल सेक्शन बोलते हैं। ये जो रोल्ड स्टील स्ट्रक्चरल सेक्शन होता है वो, उसका जो नेमिंग है वो क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे हुआ है, शेप ऑफ सेक्शन के बेसिस पे होता है, और कौन कौन सा मेंबर होगा टाइप का उसके बेसिस पे। जैसे आई सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, बॉक्स सेक्शन होता है। ये सारा जो है शेप ऑफ मेंबर, शेप सेक्शन का अलग अलग होता है, इसलिए नाम इस सबका अलग अलग है। रोल्ड स्टील बीम्स आर यूज्ड टू रेसिस्ट द बेंडिंग स्ट्रेसेस व्हेन दे आर डिजाइन्ड एज ए बीम। जब हम लोग रोल्ड स्टील सेक्शन को बीम के लिए यूज करते हैं, बीम में जनरली हम लोग आई सेक्शन यूज करते हैं बीम के लिए, या फिर टी सेक्शन हम लोग जनरली बीम के लिए यूज करते हैं। तो इस टाइप के सेक्शन जो होता है वो बीम जो होता है वो बेंडिंग रजिस्ट करने के लिए होता है। बीम जो होता है वो बेंडिंग रजिस्ट करने के लिए बीम सेक्शन यूज करते हैं। अब आते हैं रोल्ड स्टील बीम्स आर यूज एज ए इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस व्हेन दे आर डिजाइन्ड फॉर कॉलम और स्ट्रेस। अगर कॉलम के लिए रोल्ड स्टील सेक्शन अगर कॉलम के लिए यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, टेंसाइल के लिए रोल्ड स्टील बीम्स आर यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस व्हेन दे आर डिजाइन्ड टू फॉर टेंशन मेंबर और टाई मेंबर। द वेरियस टाइप ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड एज स्ट्रक्चर मेंबर आर। कौन कौन सा है उसको हम देखेंगे। देखिए, एक तो हो गया रोल्ड स्टील आई सेक्शन और बीम सेक्शन। ठीक है, इसके बाद हो गया रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन क्या होगा, ये होगा आई सेक्शन, ये होगा। इस टाइप का सेक्शन हम लोग स्टील स्ट्रक्चर आप देखे होंगे रेलवे के, आप अगर ब्रिज देखे होंगे, ब्रिज, रेलवे ब्रिज, या फिर और भी किसी भी टाइप का सस्पेंशन ब्रिज हो गया, या फिर रेलवे स्टेशन पे जो शेड होता है उसमें आप देखिएगा तो ये सारा सेक्शन यूज हुआ है। रोल्ड स्टील आई सेक्शन, और इसको हम लोग बीम सेक्शन ही बोलते हैं। चैनल सेक्शन, टी सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम रोल्ड स्टील हॉलो सेक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, RHS, SHS और CHS से डिनोट करते हैं। ये रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, स्क्वायर हॉलो सेक्शन और सर्कुलर हॉलो सेक्शन। रोल्ड स्टील बार में राउंड बार आता है और स्क्वायर बार आता है। इसमें ISRO 20 से डिनोट करेंगे, ISS क्यूब 50 से डिनोट करेंगे। रोल्ड स्टील
फ्लैट्स को कैसे डिनोट करेंगे हम, 100 ISF10, जहाँ पे जो 100 है वो विड्थ है और 10 जो है वो थिकनेस है, तो इस तरह से डिनोट करेंगे। रोल्ड स्टील प्लेट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे प्लेट का जो थिकनेस होगा वो 5 mm के इक्वल होगा या फिर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं ISFPL, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट लेंथ। तो 7500 2500 इंटू 10 mm इससे डिनोट करेंगे। रोल्ड स्टील सीट को हम लोग इससे डिनोट करेंगे, ISH 100 1000 इंटू 600 इंटू 2 mm इसे डिनोट करते हैं। रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स को हम लोग, आई सेक्शन इज बेस सेक्शन फॉर स्टील बीम, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट इन स्टील इंक्रीजेज इन इट्स, अगर किसी भी स्टील में हम कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो उसका क्या होगा, कार्बन कंटेंट अगर स्टील में हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कार्बन कंटेंट की वजह से बढ़ता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, डक्टिलिटी क्या होगा, कार्बन कंटेंट की वजह से कम होगा, डक्टिलिटी कम होगा, टफनेस कम होगा, लेकिन स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। अगर स्टील में आप कार्बन मिक्स कर देते हैं, स्टील में क्या होता है, आयरन और आयरन प्लस कार्बन का मिक्सचर होता है, स्टील बनाते हैं, उसमें मैग्नीज भी ऐड करते हैं, तो ये जो आयरन का वैल्यू होता है वो 98% से भी ज़्यादा होता है। बाकी जो 2% होता है उसमें कार्बन आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, और भी बहुत सारा निकेल आ जाएगा, बहुत सारा आइटम उसमें एलिमेंट जो है वो मिक्स होगा। तो कार्बन कंटेंट का वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं स्टील में तो स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन एक हम पूरा बहुत ज़्यादा हम लोग कार्बन कंटेंट नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि स्टील में हमको क्या, इसका क्या जरूरत है, माइल्ड का भी जरूरत है, इलास्टिसिटी का भी जरूरत है उसमें, ताकि ये डिफॉर्मेशन होके इंडिकेट करे कि स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। तो इसीलिए स्टील में हम लोग कार्बन कंटेंट एक अमाउंट तक ही मिला सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या बढ़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, डक्टिलिटी कम होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या और हार्डनेस जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन डक्टिलिटी और टफनेस का जो वैल्यू होगा वो कम होगा, ये आप याद रखिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर्व हैविंग, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे हम। तो 46 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कर्व हैविंग ऑर्डिनेट ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन ड्यू टू यूनिट लोड एक्टिंग एट दैट पॉइंट इज नोन एज, इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंस लाइन। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कंसेप्ट होता है इन्फ्लुएंस लाइन का। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन लाइक रिएक्शन, shear force, bending moment for various location of a unit load under the span to calculate the given quantity। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कर्व हैविंग ऑर्डिनेट ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे कि रिएक्शन हो गया, पर्टिकुलर फंक्शन में रिएक्शन हो गया, shear फोर्स हो गया, ये सारा बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो इस सब चीज को हम लोग अगर यूनिट लोड से कन्वर्ट करके और उसका हम लोग डायग्राम बना के करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंस लाइन। ठीक है, वही चीज यहाँ पे समझाया गया है, एन इन्फ्लुएंस लाइन इज अ प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग रिएक्शन, axial shear force, shear force movement generated in a beam or a structure as a unit load travels across its length. The influence line can be generated for any of these action इन ए स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, यूनिट लोड मान के चलेंगे कि एक यूनिट लोड जो है वो इस पे रोलिंग लोड की तरफ जा रहा है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, ऑर्डिनेट बना देंगे। तो ऑर्डिनेट बनाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, रिएक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, तो उसी से हम लोग इसको इसी को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाई वी यूज इन्फ्लुएंस लाइन। इन्फ्लुएंस लाइंस आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेयर टू प्लेस मूविंग लोड्स ऑन ए स्ट्रक्चर टू ऑब्टेन मैक्सिमम रिजल्ट। इन्फ्लुएंस लाइन हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हमको ये पता चले कि इस बीम पे कहाँ पे लोड हम अगर प्रोड्यूस करते हैं तो वो मैक्सिमम मूवमेंट देगा या फिर मैक्सिमम रिएक्शन देगा या फिर मैक्सिमम शियर फोर्स देगा, इससे इजीली पता चल जाता है, इसलिए हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन यूज करते हैं। क्वेश्चन 47 क्या बोल रहा है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर हैज, तो इसका आंसर हो जाएगा
शेडेड पोल जो इंडक्शन मोटर होता है, इसमें क्या होगा, पुअर स्टार्टिंग टॉर्क होगा, लो पावर फैक्टर होगा और लो इफिशियंसी होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर क्या होता है। तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, जिसका कि एक जो पोल है वो कॉपर रिंग से शेडेड होगा। द कॉपर रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द शेडेड रिंग। दिस कॉपर रिंग एक्ट एज ए secondary winding for the motor. The shaded pole motor rotates only in one particular direction में rotate करेगा and the reverse movement of the motor is not possible. ठीक है, तो ये आपका हो गया शेडेड पोल इंडक्शन मोटर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, देखिए कि यहाँ पे कॉपर रिंग से यहाँ पे लगा हुआ है, ये हो गया शेडेड पोल, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो शेडेड पोल इंडक्शन मीटर में एक जो होता है ये इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मेन पोल, और यहाँ पे जो बांधा हुआ है क्वाइल, इसको हम लोग बोलेंगे शेडिंग कोल। ये स्टार्टर हो गया, ये मेन वाइंडिंग हो गया, और ये आपका वन फेज सप्लाई हो गया, ये कोर रोटर हो गया। तो इस पूरा पोर्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो वाई इज द शेडेड पोल इंडक्शन मोटर डिजाइन फॉर लो पावर रेटिंग। हम लोग इसको रोड पावर रेटिंग के लिए क्यों यूज करते हैं कि इसमें जो पावर लॉसेस होता है वो वेरी हाई होता है इन द शेडेड पोल इंडक्शन मोटर एंड द पावर फैक्टर ऑफ मोटर इज लो। The starting torque induced in the induction motor is also very low because of the following reason. The motor has a poor efficiency, thus their design are kept small and the motor has low power ratings. ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ भी रहा था। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में एक हुआ आपका स्टार्टर, फिर रोटर हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसको हम लोग नहीं देखेंगे अभी, क्वेश्चन सिर्फ हम देख लिए, अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है इसका शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का। तो वेरियस एप्लीकेशन ऑफ द शेडेड पोल इंडक्शन मोटर आर एज फॉलोज। पहला जो हो गया, फॉर अ स्मॉल डिवाइसेस लाइक रिलेज एंड फैंस, बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट एंड इजी स्टार्टिंग के वजह से हम लोग फैन यूज करते हैं। यूज्ड इन एग्जॉस्ट फैन, हेयर ड्रायर्स में हम लोग यूज करेंगे। टेबल फैन में आपने देखा होगा कि इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर यूज होता है। एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट में, कूलिंग फैन में हम लोग यूज करते हैं। रिकॉर्ड प्लेयर्स में, टेप रिकॉर्डर में, प्रोजेक्टर में, फोटो कॉपिंग मशीन में, स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स में, सिंगल फेज सिंक्रोनस टाइमिंग मोटर में हम लोग क्या करते हैं, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोड इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग अ स्टील स्ट्रक्चर इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग कौन सा कोड यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कोड यूज करते हैं IS 800 2007 जो है वो हम लोग कोड यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एस। वही कंक्रीट के लिए RCC के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे, IS 456 2000 जो है वो हम लोग RCC के लिए, रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए यूज करेंगे। ये दोनों आप याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट का जरूरत है। इस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे, अभी मैं सोचिए हम स्किप कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप जरूर बताएंगे बाद में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द फील्ड एक्साइटेशन कंडीशन व्हाइल परफॉर्मिंग स्लिप टेस्ट ऑन एन अल्टरनेटर। स्लिप टेस्ट क्या होता है, अल्टरनेटर पे हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें कंडीशन, फील्ड कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो फील्ड कंडीशन इसका क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं डायरेक्ट। स्लिप टेस्ट क्या होता है, तो स्लिप टेस्ट जो होता है एक सिंपल नो लोड टेस्ट। इसको हम लोग कैसे क्यों यूज करते हैं, विच इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ ए साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन। ये इसके लिए हम लोग डायरेक्ट एक्सिस के लिए और क्वाड्रेचर एक्सिस के सिंक्रोनस के लिए हम लोग स्लिप टेस्ट करते हैं। इन दिस टेस्ट अ स्मॉल वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू द थ्री फेज स्टार्टर वाइंडिंग of the synchronous machine. In this test, alternator to measure the value of direct axis synchronous resistance and quadrature axis synchronous resistance, it is done only on a silent pole alternator, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, while what is the field excitation condition while performing the slip test on an alternator। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, field should be open।
ठीक है, तो ये हो गया इसका, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसका, अभी हम कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जब ये पूरा जब एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ाएंगे तब हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51, in which of the following types of manometer the same liquid whose pressure is to be measured rises in a tube? कौन सा मैनोमीटर यूज करेंगे जब सेम लिक्विड का जो प्रेशर है वो ट्यूब में राइज होगा? देखिए, ये अगर पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, अगर इस पॉइंट पे हमको प्रेशर मेजर करना है तो सिंपली हम लोग एक यहाँ पे डिवाइस डाल देंगे, तो यहाँ का जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ राइज हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीजोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सेम लिक्विड है जो इस पाइप में फ्लो कर रहा है वही ऊपर की तरफ राइज करेगा, तो इसका आंसर पीजोमीटर हो जाएगा। Which fall of the following types of manometer the same liquid whose pressure is to be measured rises in a tube? तो पीजोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस जो होता है, एक होता है मैनोमीटर और एक होता है मैकेनिकल गॉज। इससे हम लोग प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। तो मैनोमीटर में कौन कौन सा हो जाएगा? एक सिंपल मैनोमीटर होता है, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। ठीक है, सिंपल मैनोमीटर में पीजोमीटर आ जाएगा, यू ट्यूब मैनोमीटर आ जाएगा और सिंगल कॉलम मैनोमीटर आ जाएगा, और इसमें डिफरेंशियल मैनोमीटर आता है। पीजोमीटर होता है अगर किसी एक पॉइंट पे हमको अगर प्रेशर मेजर करना है किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे अगर ये पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर हमको प्रेशर मेजर करना है तो सिंपली अगर हम यहाँ पे उस डिवाइस को, सिंगल कॉलम टाइप का एक डिवाइस होता है, तो यहाँ पे हम जैसे ही उसको लगाएंगे तो यहाँ पे गॉज बना होता है, यहाँ से लिक्विड जो है ऊपर की तरफ राइज होगा और जितना भी इसका मेजरमेंट होगा हम मेजर कर लेंगे, वो इन टर्म्स ऑफ हाइट के रूप में मेजर होगा, तो उससे हम लोग रो जीएच करके हम लोग प्रेशर निकाल लेंगे। तो ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होगा। एक होता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो वो सब डिफरेंशियल जो मैनोमीटर होता है वो दो पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, देखिए मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द pressure at a point in a fluid by balancing the column of a fluid with the same column or another of the liquid, उसको हम लोग बोलेंगे पीजोमीटर। क्या होगा? पीजोमीटर एक सिंपल मैनोमीटर है कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिकल ट्यूब दैट इज ओपन एट वन एंड एंड अटैच्ड टू द कंटेनर एट द अदर एंड। मतलब इस कंटेनर पे अगर प्रेशर मेजर करना है तो इससे हम लोग क्या किए? पीजोमीटर ऐड कर दिए, तो इसी का जो लिक्विड है ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा, तो ये जो हाइट निकल जाएगा इसी से हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर निकाल देंगे। मेजर द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन ए कंटेनर, तो इसी को हम लोग पीजोमीटर ट्यूब बोलेंगे। ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं। व्हाट इज द पीजोमीटर? डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ पीजोमीटर एंड देयर यूजेज। वही चीज हो गया, एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। पीजोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोर वाटर प्रेशर, वही सारा चीज हो गया। यूट्यूब मैनोमीटर क्या हो जाएगा? एक सिंपलेस्ट मैनोमीटर है यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ ए लिक्विड और गैस pressure, both legs have same area, manometer fluid of known specific gravity is used, mercury is generally used as a fluid। तो यूट्यूब मैनोमीटर में हम लोग क्या यूज करेंगे? मरकरी यूज करते हैं फ्लूइड के रूप में। देखिए जो पीजोमीटर होता है ये स्मॉल प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। स्मॉल प्रेशर अगर मेजर करना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हाइट आप कितना 10 मीटर हाइट तक का आप प्रेशर मेजर कर लीजिएगा पीजोमीटर में, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाइट आ जाएगा 100 मीटर हाइट तक का प्रेशर होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एचजी यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसी को यूज करते हैं। 13,600 kg पर मीटर क्यूब होता है, 13.6 का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो इसके लिए हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये सारा चीज जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, ऑलरेडी हम ओवरऑल बता दिए हैं कि मैनोमीटर क्या होता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर दो पॉइंट के बीच के अगर हमको प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, देखिए यूज्ड फॉर मेजरिंग डिफरेंस ऑफ लो प्रेशर प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है, तो हम लोग कौन सा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस यूज करेंगे? डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग क्या होता है? तो बॉयलर माउंटिंग क्या होता है? एक सेफ्टी वाल्व हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी एक्सीडेंट होता है बॉयलर में वो ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉयलर माउंटिंग। तो इसमें कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? वाटर लेवल इंडिकेटर जो होता है वो बॉयलर माउंटिंग होता है। देखिए हम देखते हैं, बॉयलर माउंटिंग्स आर ए सेट ऑफ सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल्ड फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ बॉयलर। बॉयलर के सेफ ऑपरेशन के लिए हम लोग बॉयलर माउंटिंग यूज करते हैं। देयर आर 7 मेन माउंटिंग्स ऑन अ बॉयलर सेल। पहला क्या हो जाएगा? सेफ्टी वाल्व, इसके बाद स्टीम स्टॉप वाल्व हो जाएगा, इसके बाद वेंट वाल्व होगा, प्रेशर गॉज होगा, वाटर लेवल इंडिकेटर होगा,
फीड चेक वाल्व एंड फ्यूजिबल प्लग होगा। तो ये सारा जो आ जाएगा वो बॉयलर माउंटिंग में आ जाएगा। दिस इक्विपमेंट सेव द बॉयलर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर, स्टीम बैकफ्लो, सेल कोलैप्स ड्यू टू वैक्यूम, अनरेगुलेटेड स्टीम प्रेशर, लो वाटर लेवल, बैक फ्लो ऑफ फीड वाटर टू अ पंप एंड ड्राई रनिंग रिस्पेक्टिवली। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉयलर माउंटिंग यूज करेंगे। तो ये सारा सेफ्टी, एक तरह का एक सेफ्टी डिवाइस है। बॉयलर माउंटिंग जो हो गया वो सेफ्टी डिवाइस है, देख सकते हैं यहाँ पे बॉयलर माउंटिंग में। ये बॉयलर हो गया, इसमें यहाँ पे सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। ये एयर पर वाल्व हो गया, ये प्रेशर वाल्व हो गया, ये स्कम ब्लो डाउन वाल्व हो गया, यहाँ पे स्टॉप लेवल, ये वाटर लेवल गोज जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मेन फीड वाल्व हो गया, ब्लो डाउन डीप पाइप हो गया, यहाँ पे हो गया बॉटम डाउन वाल्व हो गया। तो ये सारा जो है बॉयलर माउंटिंग में आता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट in a cantilever beam of a span 4 meter and having uniformly distributed load of 3 kilonewton per meter। तो देखिए कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम में जो स्पैन है वो 4 मीटर का स्पैन है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पे है 3 किलोन्यूटन पर मीटर का। तो अब इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो इस पॉइंट पे सिंपली फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर सॉरी मूवमेंट बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट किसी भी एक सेक्शन के अबाउट अगर बेंडिंग मूवमेंट निकालना है तो उस पॉइंट के या तो लेफ्ट साइड में देखिए या फिर राइट साइड में। राइट साइड में अगर देख रहे हैं तो पूरा इस सेक्शन के अबाउट जितना भी राइट साइड में फोर्स है उसका इस सेक्शन के अबाउट जितना डिस्टेंस है अगर मल्टीप्लाई करके अगर हम पूरा सम कर देंगे तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, उसी को हम लोग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे करेंगे तो इतना ही फोर्स इनटू डिस्टेंस करेंगे, इस पॉइंट करेंगे तो पूरा डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। तो क्या आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ल्यूडियल केस में 3 इंटू 4/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए ये हो गया आपका कैंटिलीवर बीम, ये यूडियल लोड लग रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपका 3 किलोन्यूटन पर मीटर और ये है यहाँ पे 4 मीटर। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ये जो लोड का वैल्यू है ये किलोन्यूटन पर मीटर है, तो पूरा कितना पे लग रहा है, 4 मीटर पे लग रहा है। और ये कहाँ पे लगता है, यूडियल हाफ पॉइंट पे आगे लगता है। तो यहाँ से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक कितना होगा, 4/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 किलोन्यूटन मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, in a columns when both the ends are restrained against translation and rotation then the effective length। देखिए both ends, कॉलम क्या होगा, वर्टिकल मेंबर होता है इस तरह का। ठीक है, ये नीचे में मान लीजिए फिक्स सपोर्ट बोल रहा है, ऊपर में भी फिक्स सपोर्ट बोल रहा है। फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आता है, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट। क्या बोल रहा है कि इन कॉलम्स व्हेन बोथ द एंड्स आर रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्रांसलेशन का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं मूव करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मूव करना है, तो वो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट ट्रांसलेशन। एंड रोटेशन भी बोल रहा है, तो ये इसके अलावा भी नहीं मूव करना है, तो ये क्या आ जाएगा, फिक्स सपोर्ट। मूव कब नहीं करेगा, ये स्ट्रक्चर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कब नहीं करेगा, जबकि इस पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रहा है तो ये मूव नहीं करेगा। वर्टिकली कब नहीं मूव करेगा, जब वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है तो वर्टिकली मूव नहीं करेगा। अगर मूवमेंट लग रहा है उसको अपोज करने के लिए तो मूवमेंट नहीं होगा। तो ये रिस्ट्रेंड हो रहा है तीनों चीज में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में जो वैल्यू होता है इफेक्टिव लेंथ का, वो क्या आ जाएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट होगा। इसका अगर इलास्टिक कर्व बना है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 0.65 L हो जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ इसका डी आंसर हो जाएगा 0.65 L। देखिए यहाँ पे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से लिखे हुए हैं। डिग्री ऑफ इंड रेजिस्टेंट ऑफ कंप्रेशन मेंबर, यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं और
थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ और प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ जो हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन में इफेक्टिवली हेल्ड इन ए पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड, मतलब फिक्स सपोर्ट है, सब कुछ रिस्ट्रेंड है, रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी। तो इसमें जो वैल्यू आ जाएगा वो 0.65 L होगा, इसमें थ्योरेटिकल वैल्यू 0.50 L होगा। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, एक पे इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब एक तरफ फिक्स सपोर्ट है और एक तरफ अगर हिंज सपोर्ट है, तो ये दूसरा कंडीशन हो जाएगा। इसमें जो वैल्यू होगा वो 0.80 L होगा। देखिए आप देख सकते हैं ऐसा बोल रहा है। दूसरा जो कंडीशन है, वो ये बोल रहा है कि एक तरफ फिक्स सपोर्ट होगा और एक तरफ हिंज सपोर्ट होगा। तो इसमें जो इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू होगा, तो ये तो यहाँ से स्टार्ट होगा मूव करना और ये पूरा यहाँ तक आएगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा उससे, तो इसलिए यहाँ पे 0.70 L हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्या है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब दोनों जगह हिंज सपोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बिंदु जो दिया हुआ है हिंज सपोर्ट का डिनोशन है, तो यहाँ पे 1.0 L हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह का कुछ सिचुएशन है, ये हिंज सपोर्ट हो गया। तो इसमें जो इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू होगा वो 1.0 L होगा, मतलब पूरा ही होगा। ये हम लोग हिंज को इस तरह से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे एक बिंदु दे दिए तो इसको हिंज सपोर्ट से डिनोट करेंगे। उसी तरह इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड अदर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन ए पोजीशन, तो इसमें भी 1.0 L होगा आपका थ्योरेटिकल, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये 1.20 L होगा। इसी तरह ये भी तीनों कंडीशन है। इसमें 2.0 है। 2.0 कब होगा, जब एक तरफ फिक्स सपोर्ट होगा और एक तरफ फ्री सपोर्ट होगा, तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2L होता है। इसका भी कंसेप्ट है, क्यों 2L होता है, क्यों वो 0.70 L होता है, क्यों 0.65 होता है, ये जब हम सिविल इंजीनियरिंग का स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, स्टील स्ट्रक्चर, तो उसमें बताया जाएगा, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी ये कंसेप्ट है, उसमें भी ये पता चलेगा। तो इसका आप सिंपली याद रखिए 0.65 L होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्विस्लिंग फार्मूला फॉर द फायर डिमांड इज गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हो गया आपका यहाँ पे फ्रीमेंस फार्मूला, इसका जो डिस्चार्ज निकालने का, फायर डिमांड निकालने का फार्मूला है 1.35.5 इंटू पी बाई 10 प्लस 10 हो जाएगा। और क्विस्लिंग फार्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू 3182 रूट पी जो होगा, ये फायर डिमांड निकालने का फार्मूला है, ये बस्टन फार्मूला है, और ये नेशनल वाटर अंडर राइटर्स फार्मूला है 4640 रूट पी इंटू 1 माइनस 0.01 रूट पी। यहाँ पे जो Q का वैल्यू होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, वो लीटर पर मिनट में करेंगे और इसको हम पॉपुलेशन इन 1000 में डाल के तब जाके हम डिस्चार्ज का वैल्यू निकालेंगे। डिस्चार्ज का वैल्यू किस तरह मिलेगा आपको, लीटर पर मिनट में मिलेगा। आप पॉपुलेशन का वैल्यू किस में पुट करना है, 1000 में। जैसे मान लीजिए 20,000 है तो 20 पुट करेंगे, यहाँ पे 20,000 पुट करेंगे। तो पॉपुलेशन जो है वो 1000 में पुट करेंगे, हम लोग 1000 में पॉपुलेशन पुट करेंगे। अब आते हैं, देखिए क्विस्लिंग फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा 3182 रूट पी हो जाएगा। 3182 रूट पी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, क्विस्लिंग फार्मूला हो जाएगा। 5663 ये बस्टन फार्मूला हो जाएगा। 1335.5 इंटू पी बाई 10 ये फ्रीमेंस फार्मूला हो जाएगा। ये अंडर वाटर राइटर्स फार्मूला हो जाएगा 4640 रूट पी इंटू 1 माइनस 0.01 रूट पी। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 56। 1 किलोमीटर लॉन्ग LT ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज टू बी इरेक्टेड फ्रॉम 125 किलोवोल्ट एम्पियर पोल माउंटेड substation. The PCC poles of 8 meter are to be used with a span of 50 meter. Calculate the number of poles required. तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ पोल्स कितना होगा। देखिए जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल, वहां पे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे होता है।
तो नंबर ऑफ पोल्स निकालना है। मान लीजिए एक पोल यहाँ प्रोवाइड किया, अगर 1 मीटर लंबा है तो एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ, तो ये जो है ये स्पैन लेंथ हो गया। ये स्पैन लेंथ हो गया तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि कितना स्पैन लेंथ होगा, और जितना स्पैन लेंथ होगा उसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ पोल्स निकल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 4 पोल है तो नंबर ऑफ स्पैन कितना है, 3 है, 1 2 3। तो अगर हम नंबर ऑफ स्पैन निकाल लेते हैं तो नंबर ऑफ पोल्स निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ पोल्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्पैन निकालना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर लंबा साइट है, 1 किलोमीटर लंबा साइट है, उसमें पोल्स लगाना है, ठीक है। और जो एक स्पैन का लेंथ दिया हुआ है वो 50 मीटर है। तो कितना स्पैन आप लगाइएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 स्पैन आ जाएगा। मतलब 20 स्पैन पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, पोल प्रोवाइड करेंगे। 50 मीटर के स्पैन पे हम पोल प्रोवाइड करेंगे, और ये कितना नंबर होगा, 20 नंबर होगा। तो 20 नंबर होगा तो नंबर ऑफ पोल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पैन प्लस 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्पैन प्लस 1 हो जाएगा तो 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 होगा। इसमें किसी भी इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस भी लगा के ये क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर 21 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ डिटेल्ड एस्टिमेट द प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी इज यूजुअली, ठीक है। तो कंटीजेंसी के लिए कितना है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कंटीजेंसीज क्या होता है। ये एस्टिमेट का क्वेश्चन है और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। देखिए कोई भी अगर हम बिल्डिंग, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी चीज का, अगर जैसे बिल्डिंग का अगर हम एस्टिमेट निकाल रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने से पहले, तो ये कंटीजेंसी जो होता है वो अनफोर्सिन एक्टिविटी होता है। मतलब कि जैसे कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं और जो सॉइल, आप सोचे कि ये सॉइल जो है वो नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से आप बिल्डिंग डिजाइन किए, बाय द वे नेचुरल एक्टिविटी की वजह से अगर ये कोलैप्स कर गया तो एक्स्ट्रा कुछ खर्च इसमें आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, अनफोर्सिन एक्टिविटी हो गया। या फिर बिल्ड कुछ बना रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रेलवे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वहां पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस वो क्या हो गया, उसमें आप जैसे एक्सीडेंट हो गया तो उसको आप फिर वो जिसका भी एक्सीडेंट हो उसके साथ उसका मैनेज करने के लिए आप जो जो भी पैसा खर्च करिएगा तो वो किस में आ जाएगा, आपका कंटीजेंसी में आ जाएगा। तो कंटीजेंसी क्या होता है, कंटीजेंसी इंडिकेट्स incidental expenses of miscellaneous character which cannot be classified under any distinct item, तो उसी को हम लोग कंटीजेंसी बोलते हैं। ये कितना प्रोवाइड करते हैं, 3% to 5% ऑफ द एस्टिमेट कॉस्ट इज प्रोवाइडेड टू अलाउ फॉर कंटीजेंसी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3% to 5% जो हो जाएगा वो हम लोग कंटीजेंसी में प्रोवाइड करेंगे। ये अमाउंट जो है 3% से 5% ये अलग से रख दिया जाता है, ताकि कोई भी अगर एक्टिविटी होता है अनफोर्सेन एक्टिविटी, मतलब इंसिडेंटल एक्टिविटी जो उसी समय पता चलेगा, उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा कि क्या होगा। तो ये लास्ट हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन पूरा खत्म हो जाए, वो प्रोजेक्ट आपका ओवर हो जाए और उसमें इसका जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू जो होता है वो 3% से 5% होता है। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, ये क्या होता है, वर्क चार्ज एम्प्लॉइज are temporary staff whose service are terminated at the expiry of sanctioned period but usually 1 month notice is given, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। इसका जो वैल्यू होता है 1.5% से 2% होता है। टूल्स एंड प्लांट्स के लिए 1% से 1.5% होता है। सेंटेज चार्जेज और डिपार्टमेंटल चार्जेज के लिए भी कितना होता है, 10% से 15% होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में 3% से 5% हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इससे और, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो होता है वो 10% होता है। किसी भी एस्टिमेट में कॉन्ट्रैक्टर जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 10% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ फुल्ली सैचुरेटेड क्ले स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 240 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर इन द कंसोलिडेशन टेस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द एवरेज पोर प्रेशर इज 80 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर, देन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज। यहाँ पे कंसोलिडेशन का डिग्री निकालना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन, फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, तुरंत आप बना दिए न्यूमेरिकल को। तो कंसोलिडेशन क्या होता है, सिंपली आप यहाँ ये ध्यान रखिए कि देखिए सॉइल है, मान लीजिए सॉइल सिस्टम है। अब ये सॉइल सिस्टम पे जैसे ही कोई एक्सटर्नल लोड लगता है तो ये जो सॉइल
पूरा है ये नीचे नीचे इसका धीरे धीरे सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ही इसमें सेटलमेंट होगा तो क्या होगा, इसमें जो वाटर होगा वो धीरे धीरे ये स्केप करना स्टार्ट करेगा यहाँ से। ये जैसे ही लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे बैठना स्टार्ट होगा, मतलब इसमें का जो सेचुरेटेड पार्टिकल्स होगा, जो सेचुरेटेड पार्टिकल्स होगा वो धीरे धीरे स्केप करना स्टार्ट होगा और ये पार्टिकल्स जाके ये सॉइल जाके नीचे बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेशन। इसी में अगर एयर स्केप करता है, अगर एयर स्केप करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कंपेक्शन। अगर इसमें वाटर स्केप करेगा, ये वाटर प्लस एयर दोनों स्केप करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन बोलेंगे, ठीक है। तो व्हेन अ सैचुरेटेड सॉइल इज लोडेड एक्सटर्नली, अगर सैचुरेटेड सॉइल जो है वो एक्सटर्नली लोड दिया जाता है, ठीक है, तो द वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सॉइल, एस्केप कर जाएगा, एंड द सॉइल श्रिंक्स ओवर ए लॉन्ग टाइम, मे बी अप टू सेवरल ईयर्स, मतलब बहुत सालों के बाद भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिलेशन। इसको हम लोग कंसोलिडेशन बोलेंगे। अभी हम कंसोलिडेशन जब पढ़ाएंगे तो इसको और भी डिटेल में बताएंगे पूरा बारीकी से, अभी सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंसोलिडेशन इज ए प्रोसेस बाय विच सॉइल डिक्रीजेज इन वॉल्यूम। सॉइल क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसमें से वाटर जो है वो स्केप कर जा रहा है। अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉन तेरेज़गी, कंसोलिडेशन इज एनी प्रोसेस which involves a decrease in water content of saturated soil without replacement of water by air, ठीक है। तो उसको ये कार्ल वॉन तेरेज़गी ने कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल को इस तरह से डिफाइन किया। इन जनरल इट इज द प्रोसेस इन विच रिडक्शन इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस बाय एक्सपल्सन ऑफ वाटर अंडर अ लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन। सिंपली आप ये याद रखिएगा कि वाटर जो है इसमें से स्केप कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन बोलेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है, परसेंटेज कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैन बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग 3 टर्म्स। पहला हो गया व्हेन सेटलमेंट इज गिवन, व्हेन वॉइड रेशियो इज गिवन, व्हेन एक्सेस पोर प्रेशर इज गिवन, तो उससे हम लोग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल सकते हैं। देखिए इसका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, द प्रोग्रेस ऑफ कंसोलिडेशन आफ्टर सम टाइम t and at any depth z in a consolidated layer can be related to the void ratio at that time and the final change in the void ratio। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कंसोलिडेशन निकालने का, डिग्री ऑफ परसेंटेज कितना कंसोलिडेट किया, यू नॉट माइनस यू जेड डिवाइडेड बाई यू नेट, इसका फॉर्मूला होता है। तो आते हम देखते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे क्वेश्चन को। तो देखिए यू नॉट माइनस यू जेड डिवाइडेड बाई यू नॉट इंटू 100 हो जाएगा। यू नॉट का वैल्यू जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, माइनस एट टाइम टी पे 80 दिया हुआ है, तो 80 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100, तो ठीक है। तो इसका जो 160 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 240 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 240 करिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40 40, 160 डिवाइडेड बाई 240, फिर से कर लेते हैं एक बार। दो 200 डिवाइडेड बाई 3000 है तो 66.67 इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, which of the following is the property of a fluid by virtue of which it offers resistance to the flow of motion। फ्लूइड का ऐसा प्रॉपर्टी जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसके फ्लो में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे विस्कोसिटी। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, वाटर है, वाटर को अगर आप जमीन पे मूव कराइएगा तो वो क्या होगा, मूव करेगा। उसी तरह अगर हम वाटर की जगह पे कोई दूसरा फ्लूइड ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए टूथपेस्ट है, वो भी एक टाइप का फ्लूइड है, अगर उसको हम वो यहाँ पे सरफेस पे मूव कराएं तो वो मूव होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है फ्लो को रोकने के लिए, तो इसी के लिए हम क्या बोलेंगे, तो बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो, मतलब मोशन को रोकने के लिए, फ्लो ऑफ मोशन को रेजिस्ट करने के लिए जो
रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे विस्कोसिटी बोलेंगे। समझ में आया? तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं बढ़िया से कि विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड फॉर द फ्लो ऑफ मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड इज। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो भी हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो उसका दो मतलब पहले जो मेथड यूज हुआ था वो था वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसके बाद जो मेथड आया वो अल्टीमेट लोड मेथड आया, उसके बाद जो मेथड आया वो लिमिट स्टेट मेथड आया। जैसे ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है और ये आरसीसी डिजाइन से पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर जो डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता था वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, इसके बाद इसको अल्टीमेट लोड मेथड से, इसके बाद लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। इसमें जो डेड लोड एंड लाइव लोड का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो 1.5 होता है। डेड लोड और लाइव लोड का जो कॉम्बिनेशन में जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं कंक्रीट के लिए वो 1.5 होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड, इसमें विंड लोड आएगा और अर्थक्वेक लोड आएगा, तो इसमें जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे ये 1.2 यूज करेंगे, तीनों अगर आएगा तो, ठीक है। अगर डेड लोड और अर्थक्वेक लोड आएगा, डेड लोड और अर्थक्वेक लोड आएगा तो इसमें 1.5 यूज करेंगे। डेड लोड और अर्थक्वेक लोड आता है जब रिवर्सल ऑफ रोड का कंसेप्ट रहता है तो इसमें 0.9 यूज करेंगे प्लस 1.5 इंटू अर्थक्वेक लोड। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में जो दोनों मैक्सिमम होगा सिर्फ एक ही वैल्यू लेते हैं हम लोग, किसी एक का वैल्यू लेते हैं। तो ये हो गया आपका लिमिट स्टेट मेथड में। तो इसका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर 1.5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका पूरा 40 से लेकर 20 क्वेश्चन इसमें हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 61 से देखेंगे। दोस्तों जितना वीडियो हो सके प्लीज शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए। जो भी जेएसएससी के कैंडिडेट हैं, जेएसएससी जेई के, उनके बीच में आप जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो इसको अब सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।